गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में देखा कि इल्तुतमिश जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है तो उसके समक्ष अनेक कठिनाइयाँ आ गई। उन कठिनाइयों में हमने देखा कि जो तुर्की अमीरों की समस्या थी, सेना का विश्वास प्राप्त करना भी उसके समक्ष समस्या थी, हिंदू सरदारों की समस्या, उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो मंगोलों के कारण उथल पुथल मची हुई थी वो भी इल्तुतमिश के लिए एक बड़ी कठिनाई थी, या खोखरों की समस्या अथवा दुर्बल राज्याधिकार, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि इल्तुतमिश चूँकि दास का दास था, अतः जो विशुद्ध तुर्क सरदार थे उनकी दृष्टि में उसका साम्राज्य पर अधिकार अनुचित बात थी। तो इल्तुतमिश के लिए जो दिल्ली का सिंहासन था वो फूलों की सहज नहीं था, उसके सामने कठिनाइयों का अंबार लगा हुआ था। इल्तुतमिश ने इन समस्याओं पर किस प्रकार विजय प्राप्त की अथवा इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया, या इल्तुतमिश द्वारा इन कठिनाइयों का, अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों का निवारण किस प्रकार किया गया, इस संबंध में आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। विद्यार्थियों, जो विरोधी या इल्तुतमिश के जो विरोधी तुर्क अमीर थे, उन तुर्क अमीरों का सर्वप्रथम उसने दमन किया। सर्वप्रथम दिल्ली में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली के उन विरोधी तुर्क अमीरों पर सैन्य कार्रवाई की जो उसे सत्ता से हटाने के लिए उसके विरुद्ध तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे थे। इल्तुतमिश ने सैनिक दस्ते एकत्र कर लिए और इन विरोधी तुर्क अमीरों पर अचानक आक्रमण करके उनकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। अपने अधिकांश विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया और जो बच गए उन्होंने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद इल्तुतमिश ने बदायूं, अवध, वाराणसी तथा तराई के क्षेत्रों, जो कि शिवालिक प्रदेश था, वहाँ स्थित तुर्क और हिंदू सरदारों का दमन करके उन्हें भी अपनी अधीनता मानने के लिए विवश कर दिया। नेक्स्ट है चालीसा मंडल का गठन। इम्पोर्टेंट है, चालीसा मंडल का गठन किसने किया? कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है। इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा मंडल का गठन किया गया। चालीसा अथवा इसको चहलगान भी कहते हैं, चरगान भी कहते हैं। तो जो तुर्क अमीर थे, तुर्क अमीरों के भावी विद्रोह को रोकने हेतु इल्तुतमिश ने क्या किया? उसके प्रति जो निष्ठावान दास थे उन दासों का एक नया दल बनाया और चूंकि इसमें 40 लोग सम्मिलित किए गए थे, इसलिए इसे चरगान अथवा 40 दास अमीरों का दल कहा गया। इन लोगों को प्रशासन के मुख्य पदों पर नियुक्त किया। चूंकि दल के जो सदस्य थे उनकी उन्नति इल्तुतमिश की कृपा पर ही थी, अतः वे लोग हमेशा उसके प्रति निष्ठावान बने रहे। नेक्स्ट है यल्दौज का दमन। जब इल्तुतमिश सुल्तान बना ही था तब गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज ने क्या किया? इसे गजनी राज्य के अंतर्गत भारतीय प्रदेशों का शासक मानते हुए उसके लिए राज के चिन्ह भिजवाए। यल्दौज ने जो भारतीय प्रदेश है उनको भी अपने अंतर्गत ही मानते हुए इल्तुतमिश को राजकीय चिन्ह भिजवाए ताकि वो उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। चूँकि उस समय इल्तुतमिश यल्दौज से शत्रुता मोल लेने की स्थिति में नहीं था, अतः उसने क्या किया? राजकीय चिन्ह है वो स्वीकार कर लिए थे, परंतु वो अपमान का प्रतिशोध लेने की ताक में रहा। उधर जब यल्दौज ने कुबाचा पर आक्रमण करके लाहौर तथा पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया, तो इल्तुतमिश ने क्या किया? उस अवसर पर तटस्थता की नीति अपनाई। यल्दौज ने क्या किया? कुबाचा को लाहौर से निकालकर पंजाब के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो इल्तुतमिश इस दौरान तटस्थ रहा और जैसे ही उसे अवसर मिला, अवसर पाकर उसने सुरसुती, कुहराम और भटिंडा पर अधिकार कर लिया। 1215 ईस्वी में ख्वारिज्म के शाह ने यल्दौज को परास्त करके गजनी से खदेड़ दिया। यल्दौज वहाँ से भागकर लाहौर आ गया और उसने क्या किया?
थानेश्वर तक पंजाब के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। ये फरिश्ता का कहना है कि थानेश्वर तक पंजाब के क्षेत्रों पर यल्दौज ने अधिकार कर लिया और उसका इरादा दिल्ली पर आक्रमण करने का था। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, आगे बढ़कर उसका सामना करने का निश्चय कर लिया कि आजा भाई, सामना करते हैं, तू दिल्ली पर अधिकार करना चाहता है तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। तो आगे बढ़कर तराइन के ऐतिहासिक मैदान पर, तराइन का जो मैदान है एक इतिहास प्रसिद्ध मैदान है जहाँ पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में 2 ऐतिहासिक युद्ध हुए थे, उसी मैदान पर दोनों पक्षों में घमासान लड़ाई हुई जिसमें यल्दौज पराजित हो जाता है और उसको बंदी बना लिया जाता है। हसन निजामी लिखता है कि उसको बंदी बनाकर बदायूं भेज दिया, यल्दौज को बंदी बनाकर बदायूं भेज दिया और जहां कुछ समय बाद उसका वध कर दिया जाता है। ये जो विजय हुई यल्दौज पर इल्तुतमिश की, इस विजय से इल्तुतमिश को दोहरा लाभ हुआ, आम के आम गुठलियों के दाम। एक तो उसका सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी सिंहासन का दावेदार था वो समाप्त हो गया, यल्दौज खत्म हो गया, और दूसरा भारत का जो मुस्लिम राज्य था वो गजनी के प्रभुत्व से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। प्रोफेसर हबीबुल्लाह का कहना है कि इस विजय ने ऐबक का कार्य पूरा कर दिया, दिल्ली की स्वतंत्रता निश्चित हो गई और मध्य एशियाई शक्ति राजनीति के नियंत्रण से उसकी मुक्ति के अंतिम अवरोध की समाप्ति हो गई। यदि सिद्धांततः नहीं तो वास्तविकता में दिल्ली एक प्रभुत्व संपन्न राज्य हो गया। नेक्स्ट है कुबाचा का दमन। जो नासरुद्दीन कुबाचा था वो भी गौरी का एक दास था और ऐबक की भांति उसने भी अपने स्वामी की सेवा की थी और गौरी ने क्या किया था, उसको उच्च का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। कुबाचा ने अपनी योग्यता के दम पर मुल्तान, सिबिस्तान और समस्त सिंध प्रदेश पर अपना अधिकार है वो जमा लिया था और उसने ऐबक की पुत्रियों से 2 पुत्रियों से भी विवाह किया था और ऐबक की अधीनता कुबाचा ने स्वीकार कर ली थी। जब ऐबक की मृत्यु हो गई तो उसके बाद कुबाचा ने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर राज्य चिन्ह धारण कर लिया। इल्तुतमिश के लिए यह प्रबल प्रतिद्वंदी हो गया था। गजनी के शासक यल्दौज ने कुबाचा से लाहौर छीन लिया था, परंतु जब यल्दौज इल्तुतमिश के हाथों पराजित हो गया, जब इल्तुतमिश के हाथों यल्दौज पराजित हो गया तो कुबाचा ने क्या किया, लाहौर पर पुनः अधिकार कर लिया, वापस अधिकार कर लिया। 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण कर उससे लाहौर को छीन लिया। तो पराजित कुबाचा ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और उसको वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया। फिर भी कुबाचा एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करता रहा और इल्तुतमिश को भी उससे भय बना रहा कि ये कभी भी भारतीय साम्राज्य को क्षति पहुंचा सकता है। तो उसने क्या किया, इसी बीच क्या हुआ, चंगेज खां से पराजित होकर जो खारिज्म का जलालुद्दीन मांगबरनी था वो भागकर पंजाब पहुंचा और उसने कुबाचा के राज्य में भारी लूटपाट की। ये जो मांगबरनी था इसने कुबाचा के राज्य में भारी लूटपाट की तो और उसको काफ़ी क्षति पहुंचाई। जलालुद्दीन और मंगोलों की वापसी के बाद जब जलालुद्दीन, मांगबरनी और मंगोल वापस चले जाते हैं तो इल्तुतमिश ने क्या किया, कुबाचा की कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाते हुए एक साथ उच्च और मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। उच्च और मुल्तान पर इल्तुतमिश ने 1228 ईस्वी में आक्रमण कर लिया और स्वयं उसने उच्च की ओर कूच किया और लाहौर के गवर्नर नासरुद्दीन एतमार को मुल्तान पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उच्च और मुल्तान पर एक साथ आक्रमण किया। कुबाचा घबरा गया और घबराकर वो सिंध के दुर्ग में उसने आश्रय लिया, वहाँ से भाग गया और उसने सिंध के दुर्ग जो कि बक्कर का किला था वहाँ पर कुबाचा ने आश्रय लिया। मुल्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया
और 3 महीने के घेरे के बाद उच्च पर भी इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। अब इल्तुतमिश ने क्या किया, वजीर या सेना नायक जुनैदी के नेतृत्व में एक सेना बक्कर पर आक्रमण करने के लिए या घेरा डालने के लिए भेजी। 2 माह के घेराबंदी पर जो कुबाचा की जो स्थिति थी वो अत्यंत दयनीय हो गई और उसने संधि की याचना की कि भाई इल्तुतमिश जी आप मेरे से संधि कर लो प्लीज़, अब मैं और नहीं लड़ना चाहता। वो कुबाचा है हालत दयनीय हो गई थी। तो इल्तुतमिश द्वारा बिना शर्त के आत्मसमर्पण करने की मांग। इल्तुतमिश ने कहा कि भाई तुम्हें बिना कोई शर्त, तेरी अब कोई शर्त नहीं होगी और बिना शर्त के आत्मसमर्पण करना होगा। तो फिर क्या हुआ, कुबाचा को संदेह हुआ, इल्तुतमिश पर उसको विश्वास नहीं हुआ और वो नाव में बैठकर भागा, परंतु क्या हुआ, उसकी नाव को डुबो दिया गया और अथवा कहीं पे लिखा हुआ है कि डर के कारण कुबाचा सिंध नदी में कूद गया और डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। अब सिंध, उच्च, मुल्तान तथा पंजाब दिल्ली सल्तनत में मिला लिए गए और दिल्ली सल्तनत की जो शक्ति और साधनों का भी विकास हो गया। सिंध और देवल के सुम्र शासक सिनानुद्दीन चानिसार ने भी इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। मंगोल आक्रमण का संकट, दिल्ली पर मंगोल आक्रमणकारियों का संकट। जो मध्य एशिया के रेगिस्तान में बसने वाली मंगोल जाति थी, उस मंगोल जाति को चंगेज खान ने संगठित करके चीन, तुर्किस्तान, इराक, मध्य एशिया तथा फारस को पदाक्रांत कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। चंगेज खान की जो मंगोल सेना थी उसके सामने ख्वारिज्म का शक्तिशाली साम्राज्य भी धराशायी हो गया। ख्वारिज्म का जो शाह था वो कैस्पियन सागर की तरफ मंगोलों से डरकर भाग गया और उसका जो युवराज था, उसका राजकुमार था जलालुद्दीन मांगबरनी ख्वारिज्म का, वो भारत की ओर, पंजाब की ओर चला आया। 1221 ईस्वी, याद रखना है, मंगोल आक्रमण का संकट दिल्ली पर कब आया, वो 1221 ईस्वी के समय। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर पहुंच गए। जलालुद्दीन ने कुबाचा के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर पंजाब के खोखरों से मित्रता स्थापित कर ली और पंजाब पर अधिकार कर लिया। और जलालुद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश के पास अपना एक दूत भेजा और उससे शरण की याचना की और उसने सैन्य सहायता भी मांगी मंगोलों के विरुद्ध तथा इल्तुतमिश की धार्मिक भावनाओं को उभारने का प्रयास भी किया। अब इल्तुतमिश के सामने बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। एक तो ये थी कि सर्वधर्मी शरणार्थी युवराज को सहायता न देने से मुस्लिम जगत में उसकी बदनामी निश्चित हो गई थी और दूसरी, अगर वो सहायता देता तो आप बेल मुझे मार वाली बात हो जाती। चंगेज खान को दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए भड़काना होता। इल्तुतमिश ने बड़ी कूटनीति का सहारा लिया, कूटनीति से काम लिया और उसने क्या किया, जो जलालुद्दीन मांगबरनी ने जो दूत भेजा था उस दूत का वध करवा दिया तथा जलालुद्दीन को कहला भेजा कि राजकुमार जी, भारत की जो गर्म जलवायु है वो आपके निवास के अनुकूल नहीं है, अतः आप पंजाब खाली करके वापस लौट जाएं। तो भावी युद्ध की संभावना को ध्यान में रखकर इल्तुतमिश ने जोर शोर से सैन्य तैयारियां भी उसने शुरू कर दी थी। मांगबरनी ने जब देखा कि भाई अब यहाँ अपनी दाल नहीं गलने वाली और इल्तुतमिश ने भी सहायता देने से इनकार कर दिया, तो स्थिति को भांप कर वो मुल्तान चला गया तथा कुबाचा के राज्य में लूट मार करके 1224 ईस्वी में फारस की तरफ भाग गया। अर्थात 1224 ईस्वी में ख्वारिज्म का जो राजकुमार है भारत छोड़ के फारस की तरफ भाग गया और मंगोल भी यहाँ की गर्म जलवायु में नहीं ठहर पाए और वो भी वापस उसके पीछे ही यहाँ भारत से लौट गए। भीषण जो गर्मी से परेशान होकर मंगोलों ने भी क्या किया, भारत को छोड़ दिया।
1227 ईस्वी तक, जब तक चंगेज खान जीवित रहा, इल्तुतमिश द्वारा सिंधु घाटी में सत्ता प्रसार का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ, साहस और दूरदर्शिता से दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के संभावित आक्रमण से बचा लिया। नेक्स्ट है बंगाल के विद्रोह का दमन। ऐबक की मृत्यु के बाद जो बंगाल का जो सूबेदार था अली मर्दान, वो स्वतंत्र शासक बन बैठा और उसने दिल्ली को वार्षिक कर भेजना बंद कर दिया और सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण कर ली और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वा लिया। अपनी सत्ता को मजबूत बनाने की दृष्टि से उसने अनेक खिलजी सरदारों का क्रूरता के साथ दमन किया और बहुत सारों को मौत के घाट उतार दिया। इससे क्या हुआ, जो अधिकांश खिलजी सरदार थे वो अली मर्दान अथवा सुल्तान अलाउद्दीन उसके शत्रु बन गए खिलजी सरदार, और 2 वर्ष के भीतर ही अली मर्दान का वध कर दिया। खिलजी सरदारों ने क्या किया, अली मर्दान का वध कर दिया। और जो हिसामुद्दीन इवाज था उसको खिलजी सरदारों ने अपना शासक बना लिया। इवाज ने सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण की और बिहार पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद उसने पड़ोसी हिंदू राज्यों जैसे जाजनगर, तिरहुत तथा कामरूप के विरुद्ध भी सफल अभियान किए। इन विजयों से ये जो सुल्तान गयासुद्दीन था या इवाज, इसकी जो स्थिति थी वो सुदृढ़ हो गई और उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगी। चूँकि इल्तुतमिश प्रारंभ से ही पूर्वी भारत पर अपनी निगाहें रखे हुए था, परंतु जो उत्तर पश्चिमी सीमांत का संकट था मंगोल आक्रमण, संभावित मंगोल आक्रमण के कारण, उस संकट के कारण वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाया था पूर्वी भारत की ओर। जैसे ही चंगेज खान यहाँ से लौटा, उसने राहत भरी सांस लेते हुए एक शक्तिशाली सेना के साथ पूर्व की ओर अभियान किया और दक्षिणी बिहार पर इल्तुतमिश ने अधिकार कर लिया। और फिर क्या हुआ, बंगाल की तरफ बढ़ा। क्योंकि जो इवाज था उसने युद्ध की तैयारियां कर रखी थी, परंतु ठीक समय पर उसने अपना निर्णय बदल लिया और इल्तुतमिश के साथ संधि कर ली। संधि के तहत इवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और बिहार का क्षेत्र इल्तुतमिश को सौंप दिया। वार्षिक कर चुकाने का भी वचन दिया और स्वतंत्र शासक के राजकीय चिन्हों और उपाधियों को भी त्याग दिया। इससे इल्तुतमिश संतुष्ट होकर वापस लौट गया, परंतु लौटते समय मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर गया। इल्तुतमिश के लौटते ही इवाज ने बिहार पर वापस आक्रमण कर लिया और मलिक जानी को खदेड़कर बिहार पर पुनः अधिकार इवाज ने कर लिया। इससे इल्तुतमिश बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोधित इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद शाह, जो कि उस दौरान अवध का सूबेदार था, उसको इल्तुतमिश ने इवाज के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने का आदेश दिया। जो महमूद शाह था वो बड़ा पराक्रमी और योग्य सेनानायक था और अवध के हिंदू सरदारों का दमन करके उसने काफ़ी यश कमा लिया था। 1226 ईस्वी में जब इवाज पूर्व की ओर किसी दूसरे युद्ध में उलझा हुआ था, तो उसी दौरान जो इल्तुतमिश का पुत्र था नासरुद्दीन महमूद शाह, उसने अचानक तीव्र गति से इवाज की राजधानी लखनऊ पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। इवाज ने पलट कर नासरुद्दीन पर आक्रमण कर उस पर आक्रमण किया, परंतु इवाज युद्ध में मारा गया और बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का वापस अधिकार स्थापित हो जाता है। इल्तुतमिश ने बंगाल का जो शासन है वो अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद शाह को सौंप दिया। लेकिन इसी दौरान 1229 ईस्वी में अचानक राजकुमार महमूद की मृत्यु हो जाती है और जो खिलजी सरदार है उन्होंने बंगाल में विद्रोह का झंडा फहरा दिया
और उनमें से एक मलिक इख्तियारुद्दीन बलका, वो बंगाल का सुल्तान बन बैठा। अतः 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा पुणे बंगाल का अभियान करना पड़ा। युद्ध में बलका मारा गया और बंगाल पर पुणे दिल्ली का अधिकार कायम हो गया और मलिक जानी को बंगाल का पुणे सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट है पंजाब के खोखरों का दमन। जो ख्वारिज्म का जो राजकुमार था जलालुद्दीन मंगबरनी, उसने पंजाब से वापस लौटते समय सैफुद्दीन करंगुल को पश्चिमी पंजाब में अपना अधिकारी नियुक्त कर दिया था। सैफुद्दीन ने पंजाब के खोखरों से मैत्री कर ली और अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ इल्तुतमिश ने कुबाचा से पंजाब का अधिकांश क्षेत्र जीत लिया था, परंतु सैफुद्दीन और खोखरों की लूट मार तथा ढावों से पंजाब में अव्यवस्था फैल गई थी। अतः इल्तुतमिश ने उसका दमन करने के लिए एक शक्तिशाली सेना भेजी। डॉक्टर पांडे का कहना है कि भयंकर संघर्ष के बाद खोखरों का दमन सयालकोट, जालंधर तथा नंदना के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। खोखरों पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से इन क्षेत्रों पर नई चौकियां स्थापित की गई तथा जो नासरुद्दीन ऐतगिन था उसको नंदना में ही नियुक्त कर दिया गया। खोखरों के गांव तुर्क अमीरों को जागीर में दे दिए गए और इससे ये पंजाब क्षेत्र में शांति स्थापित हो गई। नेक्स्ट है राजपूत और हिंदू शासकों से युद्ध। गौरी की मृत्यु के बाद राजपूत एवं हिंदू शासक पुनः शक्तिशाली बन बैठे, क्योंकि ऐबक को अपने अल्प शासनकाल में उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने का समय ही नहीं मिल पाया। इल्तुतमिश भी 1225 ईस्वी तक विभिन्न समस्याओं में फंसा रहा, परंतु इसके बाद उसने उन राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का विस्तार करने का निश्चय कर लिया। ऐबक की मृत्यु के बाद जो राजनीतिक अस्थिरता फैली थी उसका लाभ उठाकर चंदेलों का कालिंजर और अजयगढ़ पर, प्रतिहारों का ग्वालियर पर और चौहानों का रणथंभौर तथा जालौर पर, अजमेर पर अधिकार हो गया तथा अजमेर और बयाना भी स्वतंत्र हो गए। 1226 ईस्वी इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। रणथंभौर पर आक्रमण किया 1226 ईस्वी में और राजपूतों के इस शक्तिशाली दुर्ग पर 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश अधिकार कर लेता है। 1230 ईस्वी तक उसकी सेनाओं ने जालौर, अजमेर, बयाना, तहनगढ़ तथा सांबर को भी जीत लिया। इनमें से कुछ राज्य दिल्ली सल्तनत में मिला लिए गए और जालौर तथा कुछ अन्य राज्यों को अधीनता स्वीकार करने तथा वार्षिक कर चुकाने की शर्त पर उनके शासकों को वापस लौटा दिया गया। 1231 ईस्वी ग्वालियर पर इल्तुतमिश आक्रमण करता है तथा ग्वालियर के जो राजा था मंगलदेव, उसने 1 वर्ष तक इल्तुतमिश का सामना किया, परंतु अंत में थककर जो मंगलदेव था वो ग्वालियर के दुर्ग से भागकर दूसरे दुर्ग में शरण ले लेता है। उसके भागते ही जो मुस्लिम सेना थी उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। रशीदुद्दीन को ग्वालियर दुर्ग का प्रधान अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। 1233 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया गया। कालिंजर का राजा भी सुल्तान की सेना आते ही भाग गया और दिल्ली की सेना का दुर्ग पर अधिकार हो गया, परंतु उनका जो नियंत्रण है दिल्ली की सेना का कालिंजर पर अल्प समय के लिए रहा, अस्थायी रहा। कालिंजर के चंदेलों ने शीघ्र ही तुर्क अधिकारियों को खदेड़कर दुर्ग पर पुनः कब्जा कर लिया। 1233-34 ईस्वी की अवधि में इल्तुतमिश ने नागदा के गुहिलोतों और गुजरात के सोलंकियों के विरुद्ध भी सैन्य अभियान किए, परंतु इन अभियानों में उसे सफलता नहीं मिली। जो राजपूत स्रोत है उनके अनुसार, राजपूत साधनों के अनुसार इल्तुतमिश को पराजित होना पड़ा। जो नागदा का गुहिलोत शासक था जैतर सिंह, उसने 1234 ईस्वी में इल्तुतमिश को पराजित कर दिया था। 1234-35 ईस्वी में
इल्तुतमिश ने मालवा पर अभियान किया और भिलसा का नगर तथा दुर्ग जीत लिया। भिलसा में सुल्तान ने 300 वर्ष प्राचीन एक भव्य मंदिर भूमिसात करवा दिया, एक भव्य मंदिर गिरवा दिया, तुड़वा दिया। 1234-35 ईस्वी में उज्जैन पर आक्रमण करता है इल्तुतमिश और बिना किसी विशेष प्रतिरोध के इस नगर पर भी अधिकार कर लेता है। सुल्तान ने उज्जैन में स्थित महाकाल के विख्यात मंदिर को नष्ट कर दिया और उज्जैन में भारी लूटपाट की और उज्जैन की इस लूटमार में सुल्तान को पर्याप्त धन मिला। कटेहर, दोआब, अवध तथा बिहार के हिंदू सरदारों को भी अधीनता स्वीकार करने हेतु इल्तुतमिश ने विवश कर दिया। इल्तुतमिश का जो अंतिम अभियान था वो बनियाना अथवा बयाना था और मार्ग में ही उसका स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है और वो वापस लौट जाता है। तो विद्यार्थियों, इल्तुतमिश ने तत्कालीन परिस्थितियों में जो सैन्य विजय प्राप्त की वे असाधारण थी। जब वे गद्दी पर बैठा उस समय जो नवस्थापित दिल्ली सल्तनत थी वो लगभग छिन्न भिन्न हो जाने की कगार पर थी। यहाँ तक कि उसका स्वयं का अधिकार राजधानी पर दृढ़ नहीं था, परंतु धीरे धीरे उसने न केवल उन सभी से प्रदेशों को जीतकर पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जो कि ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत के अंग थे, किंतु ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य से मुक्त हो गए थे, बल्कि उसने सिंध और मुल्तान को जीतकर उन पर भी दिल्ली सल्तनत का आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।